तो हम लोग स्टार्ट करें। सभी को नमस्कार। हमारे साथ ज्वाला जी हैं और ज्वाला जी जेएनयू से ही हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से ही हैं। ज्वाला जी जो हैं आपकी क्लास लेंगे हिंदी में और एक बेसिक इंट्रोडक्शन अगर बता दें क्लास के बारे में। देखिए, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए ना 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंट एक आप बोल सकते हैं कि महत्व हो जाता है। पहला हो जाता है जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं, आप उसको देखिए कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं और ये बार-बार हम लोग इस बात पे स्ट्रेस डालते हैं और ज्वाला जी का इंटरव्यू भी हम लोगों ने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने भी बताया है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस पेपर्स को इन्होंने सॉल्व किया था। तो इसलिए कंटेंट के रूप में प्रीवियस पेपर सबसे पहले देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर हम जेएनयू की बात करते हैं कि जेएनयू में पहले किस तरीके से सवाल पूछे जाते थे या दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से सवाल पूछे जाते थे, अब फिर सीयूईटी में किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या चेंज आई है। दूसरा हो जाता है तो ये आपका हो जाता है कि जब हम किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। क्वेश्चंस से ना आपको वेटेज के बारे में पता चल जाएगा कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस पेपर से ही पता चलता है। प्लस क्या है कि किस टॉपिक से कितने डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएगा। दूसरा हो जाता है क्लास को लेकर, तो क्लास में जो है हम लोगों की कोशिश होती है कि एक तो सबसे पहले कि हिंदी का कंटेंट ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था कि क्वालिटी कंटेंट कैसे लाया जाए। जब क्लासेस खत्म हो जाएगी इसके बाद फिर हम लोग टेस्ट सीरीज पे काम करेंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, क्वेश्चन बैंक, मॉक पेपर्स होंगे, आपकी यूजीसी नेट पेपर्स होंगे और ये सबको हम लोग जो है सेलेक्टेड रूप में भी आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेपरेट पीडीएफ क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे सारे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो वो टेस्ट सीरीज से, प्रीवियस पेपर से, यूजीसी नेट पेपर से, सब जगह से मिला के एक पीडीएफ होगा जहाँ पे सिर्फ मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि जब आप रिवीजन करने के लिए बैठते हैं तो सारे मैच द फॉलोइंग्स लगाते चले गए। और हम लोग अपने एंड से 100% मेहनत कर रहे हैं, आपका भी काम है कि आप भी अपने एंड से 100% मेहनत कीजिए। ज्वाला जी, ओवर टू यू। यस सर। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास हम रखेंगे जिसमें हम बेसिक सिलेबस के बारे में जानेंगे और ये जानने का ट्राई करेंगे कि एग्जाम का नेचर क्या है। उसके बाद में आप लोगों की जो भी क्वेरीज होगी एग्जाम के रिगार्डिंग, एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर किस सेगमेंट से कितना पढ़ना है, ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए, एम आई ऑडिबल, मतलब आप सभी सुन पा रहे हो मुझे? अनम्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, बता दीजिए। विवेक कुमार यस, मोहित वर्मा यस सर, ऑडिबल। ओके 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 ओके। सो बाद में इस सेशन के बाद में, मतलब जब हम एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में आप अपना हैंड रेस करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिसपे सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि स्क्रीन आप शेयर हो पा रहा है या नहीं, आप बताइए मुझे। ओके, देख रहे हो आप लोग? आप सभी स्क्रीन देख सकते हो? ओके 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 ओके। सो हम डिस्कस करते हैं अब सिलेबस। ठीक है, तो सभी लोग देख पा रहे हैं सिलेबस को? अनम्यूट करके बोल सकते हो आप, जब मैं बोल रहा हूँ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, आप वापस म्यूट कर दीजिए। सर दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जैसा अच्छा, मैं आप लोगों से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसके आंसर कीजिए। आप जितने लोग हो वो सभी स्पेसिफिकली केवल जेएनयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जेएनयू के साथ में डीयू, एससीयू, बीएचयू और सभी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो? जेएनयू सर, हम जेएनयू। जेएनयू, ओके ओके ओके, जेएनयू। और आप में से कोई ऐसा भी है जिसने इससे पहले कभी ट्राई किया या एक अटेम्प्ट दिया जेएनयू के लिए? नो सर। ओके ओके ओके, ठीक है सर। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के साथ, उसके बाद आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी वो हम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट है वो है पश्चिमी राजनीतिक दर्शन। ठीक है,
वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट नॉर्मल भाषा में इसे बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या काम करेंगे, वेस्ट के या फिर पश्चिम के जितने भी दार्शनिक होंगे उनके आइडियाज को पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात जो तुम लोगों को याद रखनी है वो ये है, अगर हम किसी भी थिंकर को, किसी भी दार्शनिक को पढ़ेंगे तो हम कुछ स्टेप में चीजों को देखेंगे। कौन सी स्टेप में चीजों को देखेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसके आसपास का उस समय का सरकमस्टांसेस क्या था, उसके आसपास की परिस्थितियां उस समय कैसी थी। ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसा बोलते हैं ना कि जैसी परिस्थितियां होंगी वैसी ही उपज होगी, मतलब जो मस्तिष्क होगा उस पर वैसे ही इम्पैक्ट पड़ेगा जैसे उसके आसपास की परिस्थितियां होंगी। तो जब भी हम किसी दार्शनिक को पढ़ने जाएंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसकी उस समय की परिस्थितियां क्या क्या थी, और परिस्थितियों को समझने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि उस समय का समय काल क्या था। लाइक 350 बीसी या फिर जो भी था, हम वो दार्शनिकों के रिगार्डिंग अलग अलग देख लेंगे। लाइक प्लेटो पढ़ेंगे तो वो अलग होगा, अरस्तु पढ़ेंगे तो वो अलग होगा। तो इस तरह से हम कुछ स्टेप्स में चीजों को देखेंगे। परिस्थितियों के बाद ये परिस्थितियों के बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से दूसरे दार्शनिकों से वो दार्शनिक इन्फ्लुएंस था। लाइक अगर मैं अरस्तु की बात करूंगा तो मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि अरस्तु प्लेटो से इन्फ्लुएंस था, और जो प्लेटो थे वो सुकरात से इन्फ्लुएंस थे। अगर मैं हॉब्स की बात करूंगा तो मैं हॉब्स के साथ ये भी जोड़ के बताऊंगा कि वो कुछ ऐसे साइंटिस्ट जो दार्शनिक थे उनसे इन्फ्लुएंस थे, और जो कुछ साइंटिस्ट ने भौतिकी के साथ किया वो हॉब्स राजनीतिक विज्ञान के साथ करना चाहते थे। तो सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि जिन जिन लोगों से वो इन्फ्लुएंस हुए, जिन जिन दार्शनिकों से वो इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए, हम साथ में क्या काम करेंगे, उन दार्शनिकों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हुए चलेंगे। वो कौन कौन से आइडियाज से बिलोंग करते हैं, कौन कौन सी चीजें उन्होंने दी, या फिर कौन कौन से उनके वर्क थे, बुक थी, वो सब चीजें हम इनके साथ में क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे। तो परिस्थिति के अतिरिक्त हमारे पास जो आसपास के दार्शनिक है या फिर जिनसे उन्होंने कुछ चीजें ली वो भी महत्वपूर्ण होगा। उसके साथ साथ जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो हम उनके जो कार्य हैं, जो वर्क हैं, उन्हें देखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? बोलिए, समझ पा यस रहे हो? सर, यस सर, यस ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है। और लोग भी समझ पा रहे हो तो एक बार अनम्यूट करके बोल दीजिए। यस सर। अगर थोड़ा तेज हो रहा है ना, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो कर लूंगा। ये थोड़ा सा मतलब मैं, हाँ सर, बता दीजिए अगर आपको थोड़ा जल्दी लगे तो। तो हम क्या काम करेंगे, उसके कार्य देखेंगे। कार्य इन द सेंस कि उसने कौन कौन सी बुक लिखी, कौन कौन सी थीसिस और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज, ये सब किससे संबंधित हैं। टर्मिनोलॉजीज इन द सेंस कौन कौन सी शब्दावली, जैसे एक बोलते हैं ना कि प्लेटो से बहुत सारी संबंधित हम पढ़ेंगे, जैसे इस तरह से गुफा, एलिगरी ऑफ कैव इंग्लिश में बोलते हैं, गुफा का इस तरह से करके उसे मतलब बोलते हैं, हिंदी में एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा। मतलब बताऊंगा मैं, सब चीजें यहाँ हिंदी में डिस्कस होंगी, मैं भी आप लोगों के साथ हिंदी में बताऊंगा। लेकिन अभी जो मुझे आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाना है वो पॉलिटिकल थियरी वाला सेगमेंट पढ़ाना है। तो इस बात से निश्चिंत रहिए कि अगर अभी एक दो टर्मिनोलॉजीज में इंग्लिश में यूज कर भी रहा हूं तो एट द एंड जब हम आपको पढ़ाएंगे या फिर जब आपकी वास्तविक रूप में क्लासेस होंगी तो वो पूरी तरह से हिंदी में होगी। तो कार्य हम समझेंगे किसी भी दार्शनिक के कि इसके कौन कौन से कार्य हैं, क्योंकि एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम है, आप लोगों को एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि इवेंचुअली अंत में जाके जो आपका एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस ही हो, मतलब सॉरी यू कैन से लाइक वो एमसीक्यू ही होना है। ठीक है, रिटर्न एग्जाम आप लोगों को नहीं लिखना कोई भी, और एमसीक्यू है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका एग्जाम है वो नेचर में बहुत ज्यादा फैक्चुअल होगा। अब फैक्चुअल होगा तो फैक्चुअल कहाँ से आएगा, वो आपके जो बुक के नाम होंगे, ठीक है, जो उनके शब्दावली उनसे संबंधित होंगी, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। तो कार्य इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि वो एक फैक्चुअल जो तुम्हारा फैक्चुअल काम करेंगे, और दूसरा उसके साथ में उस थिंकर की जो मेन एक तरह से जो आइडियोलॉजी है उसे समझने में भी सहायता करेंगे। ठीक है, तो कार्य हम किसी भी जो दार्शनिक समझेंगे वो, और चौथे नंबर पे मेन इंपॉर्टेंट होगा तो वो उनके जो जो विचार हैं। ठीक है, विचार बोल लो या फिर आइडियाज बोल लो, वो तो हम समझेंगे, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन विचार से समझने से पहले ये पहले की कुछ कंडीशन है जो हमें देखनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग दार्शनिकों को पढ़ेंगे या फिर अभी तक पढ़ रहे होंगे, तो ये चीजें हो जाएंगी। अब अगर हम सिलेबस स्पेसिफिक की बात करें, अच्छा पहले आप मुझसे ये बताइए कि कितने लोग हैं जो अच्छे से अभी तक मतलब सिलेबस को थॉरली जिन्होंने एक बार देख लिया है। अगर मैं उनसे भी पूछूंगा कि पॉलिटिकल थियरी में कितने टॉपिक हैं तो वो जस्ट मुझे भी बता देंगे। अभी है कोई ऐसा ग्रुप में? हाँ सर, पॉलिटिकल थ्योरी का। अच्छा, और कोई है? मतलब अनम्यूट करके बोलिए या फिर मैसेज टाइप करके भी बता सकते हो। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो आप, हाँ ठीक है, तो यस आप लोग सर। क्या, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही चीजें जरूरी हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप सिलेबस को प्रिंट निकलवा के आप अपनी स्टडी टेबल के भी सामने लगवा सकते हो। जैसे सर ने बताया कि एक मेरा यूट्यूब पे छोटा सा वीडियो है
तो वो उसमें मैंने भी यही चीज बार बार बताई है कि सिलेबस बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे तो आप किसी कॉपी के पेज पे खुद से लिख के अपने सामने लगा सकते हो या फिर प्रिंट निकलवा के, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। सिलेबस जरूरी है, वो सामने होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या सर एक काम करेंगे? हाँ सर, सर हाँ सर, पूछिए पूछिए ए- पूछिए। दीपांकर सर एक डिटेल्ड पीडीएफ जो सिलेबस का बनाए हैं, जी सर। तो उसका भी हम पीडीएफ रखे हैं, और एक जो ऑफिशियल सीवीटी पीजी का है वो भी रखे हैं। तो अभी ऑफिशियल वाले को देखें कि मतलब। जो डिटेल है वो तो इस सेंस में होगा कि जैसे प्लेटो, मतलब जैसे अभी हम आगे समझे, जैसे ये एक स्वतंत्रता विषय हो गया, तो स्वतंत्रता के सब टाइटल जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ वो इस हिसाब से बनाया गया होगा कि जैसे स्वतंत्रता है तो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, उन्हें भी मेंशन कर दिया गया हो। लेकिन लेकिन वो वो बहुत आपके ऊपर ज्यादा डिपेंड है। वास्ट है, मतलब अभी हाँ, बात देखने में तो, वो वास्ट लग रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, वो किसने प्रोवाइड किया आपको? सर ने प्रोवाइड किया? हाँ हाँ सर ने, हाँ, तो और ठीक है यूट्यूब पे वो, एक वीडियो भी है उस पे। हाँ एक तो चीज वो, सर, उसमें क्या है कि जो आउट ऑफ सिलेबस के कुछ क्वेश्चन जो मिलते हैं एग्जाम में, उनके बारे में उनमें मेंशन किया गया है, इसलिए वो हाँ थोड़ा तो, अलग है। हाँ तो इसके पीछे का जहां मैं समझ पा रहा हूँ वो आप देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा एक ये कोई विषय हो गया, राष्ट्रपति आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपने एक बात देखी होगी कि राष्ट्रपति जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसे भी पढ़ना है, जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसे भी पढ़ना है। लेकिन अगर इस तरह का सिलेबस, वास्ट सिलेबस आप लोगों के पास होगा, तो आप समझ सकते हो कि आपको कहाँ तक जाना है और कितना जाना है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। आप लोगों को ये जो सिलेबस है, ऑफिशियल जो सिलेबस है, वो तो याद होना ही चाहिए। लेकिन जब आप कुछ कोई विषय, अगर कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, तो वो सिलेबस आपकी मदद करेगा कि आपको कहाँ तक जाके पढ़ना है, वो भी आपके साथ होना चाहिए। लाइक अगर राष्ट्रपति है तो जैसे इसका कार्यकाल कितना है, कौन इसे नियुक्त करता है, इसकी शक्तियां कितनी है, क्षमदान शक्तियां कौन सी है, वो सब चीजें अगर उसमें मेंशन है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑलरेडी मेहनत की जा चुकी है उस सिलेबस पे, तभी वो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो ये आप ऑफिशियल याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और जब कोई टॉपिक पढ़ने जाओ तो सिलेबस को आप उठा लीजिएगा। समझ आया आपको? यस सर। हाँ, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सेगमेंट वाइज सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें? सर ठीक है, तो पहला है पश्चिमी राजनीतिक दर्शन। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ये अप्रोच बता दी कि किस तरह से डील करना है, किस तरह से पढ़ना है। अब हम जैसे बात करते हैं प्लेटो की, तो इसमें जो आपके सिलेबस में एक अच्छी चीज यह है कि इसमें एक एक टाइम पीरियड की हायरार्की से चीजों को मेंशन किया गया है। जैसे सबसे पहले प्लेटो हम पढ़ेंगे, तो प्लेटो का जो टाइम है वो अरस्तु से पहला है। तो उसी तरह से आप लोगों के सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो जैसे हम सबसे पहले प्लेटो पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेटो के टाइम की क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो प्लेटो आप समझ सकते हो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में है, और कई सारे क्वेश्चन कई बार इससे बनते भी हैं। ठीक है, आप पिछले साल का भी देखोगे, प्रीवियस ईयर का देखोगे, तो उसमें प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों इंपॉर्टेंट है, अरस्तु इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो पढ़ने की, आपको लोगों को पढ़ाने की अप्रोच ये रहेगी कि जो दार्शनिक है वो एक दूसरे से क्या किए जा सके, इंटरलिंक किए जा सके। लाइक अगर आपको प्लेटो पहले पढ़ा दिया है तो अरस्तु पढ़ाते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए, और किस तरह से प्लेटो को, अरस्तु को जोड़ के आप लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, दोनों ने मिलकर कौन सी एक अप्रोच, कौन सा एक दृष्टिकोण डिजाइन किया, वो चीज आप लोगों को ठीक से ना वो बताएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप अगर खुद से भी पढ़े हो तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल साइंस में सेपरेट कुछ भी नहीं है हमारे सिलेबस में, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं प्लेटो पढ़ रहा हूँ तो मुझे जानना पड़ेगा थोड़ा सा सुकरात के बारे में। अगर मैं अरस्तु पढ़ रहा हूँ तो मुझे जानना पड़ेगा प्लेटो के बारे में। अगर मैं हॉब्स, लॉक और रूसो पढ़ रहा हूँ तो मुझे तीनों को देखना पड़ेगा कि तीनों ने जो अपनी अपनी स्टेट ऑफ नेचर बताई, ठीक है, मनुष्य का स्वभाव बताया, वो किस तरह से बताया, उनके हिसाब से राज्य कैसा है। तो चीजें इंटरलिंक करके पढ़ी जा सकती हैं। अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो एक दूसरे से इंटरलिंक करके आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्लेटो पढ़ेंगे, उसी सीरीज में आगे हम अरस्तु और फिर मैकियावेली। एक्चुअल में मैकियावेली थोड़ा सा ये देखेंगे, जो पूरी श्रृंखला चलेगी प्लेटो और अरस्तु को लेके, राज्य के बारे में जो प्लेटो और अरस्तु के विचार हैं उससे बिल्कुल विपरीत होंगे मैकियावेली के। ठीक है, मैकियावेली को एक बहुत ज्यादा, तुम बोल सकते हो ना कि रेडिकल बोला जाता है। जैसे भारत में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, भारत में आप पढ़ते होंगे कौटिल्य के बारे में, तो कुछ कुछ वैसे ही विचार, मतलब मैं पूरी तरह से नहीं बोला, ये थोड़ा सा विवादास्पद विषय है, लेकिन कुछ कुछ वैसे ही रेडिकल रेडिकल विचार हमें देखने मिलेंगे मैकियावेली को, जिसमें मैकियावेली स्टेट की बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या देखोगे, थोड़ा सा चेंज आएगा। प्लेटो और अरस्तु की जो आइडियोलॉजी है उसे थोड़ी सी डिफरेंट हमें मैकियावेली के देखने को मिलेगी। उसके बाद हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों में कहीं ना कहीं एक समानता देखने को मिलेगी। तीनों ही क्या करते हैं, सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं, ये तीनों में एक समानता देखने को मिलेगी। हालांकि उनमें भी आपस में इनमें विवाद है, वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे।
ठीक है। उसके बाद जेएस मिल पढ़ेंगे। जेएस मिल के साथ साथ हम आप लोग थोड़ा सा जेरेमी बेंथम जो इनसे एसोसिएटेड, जैसे मैंने बताया, जो भी इनसे संबंधित है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जेएस मिल को हम याद करेंगे स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। महिलाओं के यू कैन से लाइक जो महिलाओं का एक तरह से मुक्ति है, महिलाओं की स्वतंत्रता है, उन सब के लिए हम जेएस मिल को याद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम याद करेंगे कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स के बारे में आप बहुत सारे लोग आप जानते भी होंगे कि जो एक तरह से जो ये कैपिटलिज्म है या फिर जो भी है, मतलब अगर मैं भी टर्म इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हो। आगे जब हम डिस्कस करेंगे पूरा हिंदी में करेंगे, ठीक है। जॉन रॉल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हम पूरी पढ़ेंगे। तो ये पूरा आपका पश्चिमी राजनीतिक दर्शन जो है उसके बारे में हम इस तरह से चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से एक सेगमेंट हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने का, क्योंकि हम ज्यादा फोकस करेंगे एमसीक्यू सॉल्व ज्यादा से ज्यादा कर सके। अभी यहाँ जीएनयू सर्कल में भी अगर मैं अपने जो मतलब अभी हमारे क्लास चल रही है उसके पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर इस बार में हूँ, तो सब लोगों से अगर उनकी स्ट्रेटजी पूछना चाहे तो उसका रीजन हर कोई एक ही बताता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, दैट इज एमसीक्यू। एमसीक्यू पे ही हम भी आप लोगों से ज्यादा ये अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे कि आप लोगों से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करवा सकें, ठीक है। तो हमारा एक तरह से प्रयास ये रहेगा, जैसे कि जो 3 साल का पूरा एक सिलेबस है, एक बार आपके दिमाग में मोटी मोटी आउटलाइन हम बना दें, आप लोग समझ पाए कि प्लेटो और अरस्तु क्या है, मैकियावेली उनसे किस तरह से अलग है, हॉब्स और लॉग और रूसो में क्या समानताएं हैं, वो किस तरह से दूसरे दार्शनिकों से अलग है। तो ये प्रयास रहेगा, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो है आधुनिक। बहुत ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? यस सर, ठीक। ठीक है, यस और लोग सर। भी अनम्यूट करके बोलिए। हाँ यस सर, आ रहा है तेज नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। फिर दूसरा हमारे पास है आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार, इंडियन पॉलिटिकल थॉट यू कैन से, ठीक है। तो एक बात आप देखोगे कि जो ये पश्चिमी राजनीतिक दर्शन है उनके मुकाबले तो ये काफी कम है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से भी। तो हम समझेंगे कि राजा राम मोहन राय, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे। उसके बाद हम महात्मा गांधी पढ़ेंगे। इसमें जो जब हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार पढ़ेंगे, उसमें एक बात ये याद रखनी है कि कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जिनकी जो पर्सनल लाइफ है उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यूजीसी नेट का एक एग्जांपल दूं, तो उसमें जब हम बहुत सारे दार्शनिकों को पढ़ते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब कि उनके पर्सनल जीवन में उन्होंने कब क्या धर्म परिवर्तित किया, या फिर इन सब चीजों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो लाइक गांधी हम पढ़ेंगे तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि गांधी किसके बुलाने पर साउथ अफ्रीका गए थे। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कई बार। केवीएस मदान एक बुक है, उसमें भी मतलब अभी मैं देख रहा था तो उसमें यही है कि कई हजार उसमें एमसीक्यू है। तो आप लोगों को वो नहीं देखना है, क्योंकि उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट वगैरह वो सब चीजें हैं। लेकिन जो हम आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे वो स्पेसिफिक यूजीसी सॉरी सीयूईटी पीजी के लिए होंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ दार्शनिक ऐसे होंगे जिनके जो व्यक्तिगत जीवन है उनके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो गांधी उनमें से एक है। अंबेडकर के बारे में हम पढ़ेंगे। अंबेडकर से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सावरकर थोड़ा सा वास्ट अपने आप में है, अगर वीडी सावरकर पढ़ेंगे तो। लेकिन दिमाग में एक ही बात पढ़ते समय याद रखनी है कि अभी हमें किसी भी टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी, इतना डिटेल में इतना डेप्थ में जाके चीजों को नहीं पढ़ना। अभी मोटा मोटा हमें बस इतना पढ़ना है कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, या फिर एग्जाम में उस टॉपिक से एसोसिएटेड, उस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हम उन्हें क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ठीक है। अगर हम सावरकर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में, मतलब जो कंट्रोवर्सीज हैं इन पे क्या है, उन सब चीजों को नहीं पढ़ेंगे। हालांकि आप लोगों के जितने दार्शनिक आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार में है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी अगर किसी दार्शनिक को लेके है तो वो सावरकर है, ठीक है। लेकिन हमें उस चीज में नहीं पढ़ना, हमें केवल अपने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना पढ़ना है, ठीक है। तो सावरकर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनके राजनीतिक क्या वर्क है, ठीक है, और उनका क्या सब चीजें उनसे जुड़ी हुई हैं वो देख लेंगे। कौटिल्य अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौटिल्य के बारे में आप अच्छे से जानोगे, और कौटिल्य से क्वेश्चन बनते भी हैं, ये हमने देखा है, ठीक है। बहुत कौटिल्य के बारे में अगर हम थोड़ा सा भी मोटी मोटी बात करें तो बहुत ज्यादा रेडिकल व्यू इनके हैं, जैसे भी मैंने बताया मैकियावेली से कंपेयर इन्हें किया जाता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैकियावेली से कौटिल्य को कंपेयर कई बार हम करते हैं, क्योंकि इनके जो राज्य को लेके विचार हैं बहुत ज्यादा रेडिकल है, राजा को लेके जो विचार हैं बहुत ज्यादा रेडिकल है, ठीक है। इनसे एक टर्म हम जोड़ते हैं कि जो जैसे इंग्लिश में अभी मैं बता रहा हूँ, हिंदी में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि एंड जस्टिफाई मींस, मतलब जो आप लोगों का गोल है वो ये डिसाइड करेगा कि आपके काम ठीक है या नहीं है। इस गोल को प्राप्त करने के लिए आपने चाहे रास्ता कोई सा भी चुना हो, वो रास्ता गलत भी हो सकता है, अनैतिक भी हो सकता है, चोरी का भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन आपका अंत में अगर गोल अच्छा है तो उस रास्ते को हम अच्छा मान लेंगे। ये चीजें इनसे जोड़ के देखी जाती हैं।
कितना सही है कितना गलत है वो आप लोग अच्छे से रिसर्च कीजिए। फिलहाल हम एक मोटा-मोटा डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार के बारे में था। तो ये समझ में आया आप लोगों को थोड़ा-सा राजा राम मोहन राय, गांधी, अम्बेडकर, सावरकर और कौटिल्य? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और स्टूडेंट भी म्यूट करके कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में, वही ज़्यादा सही रहता है। यस सर। ठीक है। फिर राजनीतिक सिद्धांत हमारा एक दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो गया और आप लोगों को मैं बता दूं कि कल से या फिर जब भी आपकी क्लासेस अब स्टार्ट होंगी, उसमें जो आपको सबसे पहला सेगमेंट पढ़ाया जाएगा वो अभी तक जहां तक मेरे पास नोटिफिकेशन सर की तरफ से है, वो राजनीतिक सिद्धांत ही है। ठीक है, अगर आप राजनीतिक सिद्धांत अच्छे से पढ़ लेते हो तो जो आने वाले जो ये आपका फर्स्ट सेगमेंट है इसमें आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको लाइक अगर मैं स्वतंत्रता की अवधारणा ये अगर मैं पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा, तो साथ में ये भी समझेंगे कि जो रूसो है उसके उसकी नजर में स्वतंत्रता क्या है, जो जेएस मिल है उसकी नजर में स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, हॉब्स, लोक, रूसो ये किस तरह से स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य की क्या भूमिका है। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति की स्वतंत्रता को किस तरह से देखा जाता है। ये सब चीजें हम स्वतंत्रता की अवधारणा मतलब ये जो पहले टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे। और पहला सेगमेंट अगर हम राजनीतिक सिद्धांत कर लेते हैं तो इसमें आपका ये थोड़ा सा बेनिफिट होगा कि जो आने वाले सेगमेंट होंगे उनमें क्या होगा। एक मिनट, कोई स्टूडेंट ज्वाइन करने जा रहे हैं क्या? एक मिनट, एक मिनट। ये ओके 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 ओके। तो कुछ स्टूडेंट नए हैं, एक मिनट मुझे फिर से वो पीपीटी ऑन करने दो। ये रहा, ठीक है, ओके। सो हम बात कर रहे थे जो पॉलिटिकल थियरी राजनीतिक सिद्धांत है, वो हमारा पहला टॉपिक होगा जिसे हम डिस्कस करेंगे। इसे करने से आपको एडवांटेजेस, आपको फायदे ये होंगे कि जो दूसरी चीजें हैं लाइक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है या फिर ये पश्चिमी राजनीतिक दर्शन है, उन सब चीजों से आप चीजों को जोड़ के देख सकोगे। ठीक है, तो पहले हम अब जब भी आपकी क्लास होगी लाइक कल ही होनी है जहां तक अभी तक मेरे पास नोटिफिकेशन है, तो उसमें हम इस चीजों को डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा इसमें होगा स्वतंत्रता की अवधारणा। ठीक है, ये मैंने भी आपको थोड़ा सा बताया कि स्वतंत्रता हम देखेंगे कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है और उसे ज्यादा स्वतंत्रता देने से जो राज्य है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, उस नकारात्मक स्वतंत्रता में जो व्यक्ति है उसके पास कितना स्कोप रहता है और जो राज्य है उसकी कितनी भूमिका रहती है। नकारात्मक स्वतंत्रता में जो दूसरे व्यक्ति हैं वो समानता से किस तरह से वंचित हो जाते हैं। वो सब चीजें हम स्वतंत्रता की अवधारणा में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो अपने आप में एक पूरा वाइड होने वाला है। और इसके साथ साथ में हम जो दार्शनिक है लाइक प्लेटो है, सॉरी, और ये जेस मिल है, दूसरे दार्शनिक हैं, उनके स्वतंत्रता को लेकर क्या विचार हैं वो भी हम देखेंगे। ये स्टूडेंट शायद ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी कुछ। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक होने वाला है समानता। तुम एक जब ये पूरा राजनीतिक सिद्धांत पूरा पढ़ोगे तो उसमें तुम एक तरह से ना कन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी या फिर तुम बोल सकते हो ना कि एक विवाद दो चीजों में पाओगे, वो स्वतंत्रता और समानता है। हम ये देखेंगे कि एक तरफ जहां हम किसी एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को अगर बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जिनकी जो समानता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दे देंगे तो कुछ समाज का एक तबका ऐसा होगा जो हाशिए पर आ जाएगा और जो पहले से हाशिए पर है उसकी स्वतंत्रता और ज्यादा खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफा हम ये देखेंगे कि अगर हम समानता को ज्यादा एक राज्य में लाना चाहेंगे तो कुछ लोगों की जो स्वतंत्रता है वो लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत तरह दोनों के बीच में एक तरह से कन्फ्लिक्ट कह लीजिए या विवाद कह लीजिए या फिर कह लीजिएगा कि एक दूसरे को लागू करने में जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं वो हम देखेंगे। साथ में समानता को देखेंगे, समानता से संबंधित कौन कौन से दार्शनिक हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, फिर तीसरा न्याय। ठीक है, न्याय के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूं तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन न्याय को हम दो तरह से अभी तक हम देखते हैं। जब हम अरस्तु पढ़ेंगे वो इसके बारे में ही बताएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि न्याय अभी तक मतलब अभी आप लोगों ने वैसे पढ़ लिया, लेकिन अगर मैं जीरो बेस से स्टार्ट करना चाहूँ तो न्याय क्या है कि जो पुलिस वगैरह या फिर न्यायपालिका किसी को दंड देने से संबंधित है, एक तरह का वो न्याय हो गया।
लेकिन यहाँ पे हम जो ज्यादा फोकस करेंगे वो हम फोकस करेंगे कि एक देश में जो संसाधन है उन संसाधन का वितरण किस तरह से हो। ठीक है, इस वाले बिंदु पर हम ज्यादा फोकस करेंगे कि एक देश में जो संसाधन है उन संसाधन का वितरण किस तरह से हो। इसे हम न्याय के पर्सपेक्टिव से, न्याय के आयाम से, न्याय के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो न्याय हम समझेंगे कि न्याय क्या है। ठीक, और न्याय में जब हम संसाधनों का वितरण करते हैं उनमें हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, और ये चीजें आपस में किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समानता, न्याय और संप्रभुता, हाँ, ये समानता, न्याय और स्वतंत्रता, ये तीनों चीजें आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और जब हम ये सेगमेंट स्टार्ट करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का, तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि इन तीनों चीजों को लगातार लें और एक दूसरे को इंटर रिलेट करके बहुत कम समय में ये कवर कर दें। ठीक है, तो ये 3 चीजें इस तरह से होंगी। उसके बाद जो नया एक तुम्हारे लिए टॉपिक है, मतलब तुम्हारे लिए तो नहीं, लेकिन जो नया टॉपिक हमारे डिस्कशन का है, आप लोगों में से कुछ होंगे ना जो अभी तक प्रिपरेशन, जिन्होंने कुछ कर लिया होगा, अपना बेसिक वगैरह कुछ पढ़ लिया होगा, बताइए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ सर, हाँ। कुछ लोग वैसे हैं कि जिन्होंने Yes, ओपी sir. गावा या इस तरह की कोई भी एक बुक पढ़ी है? हाँ पढ़े हुए हैं सर। फर्स्ट ईयर में ये था, पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गावा ही है मेरे पास। अच्छा, फर्स्ट ईयर में, मतलब अच्छा, एक बात और बताइए, कुछ ऐसे लोग हैं क्या जिनका बैकग्राउंड नॉन पॉलिटिकल है, मतलब बीए प्रोग्राम उनके पास, मतलब पॉलिटिकल साइंस नहीं था? यस सर, मेरे पास नहीं था सर। तो आप मतलब किस बैकग्राउंड से, आप बताइए थोड़ा सा। सर मैं बीए प्लेन कोर्स किया है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। तो अभी तक आपने इसके रिगार्डिंग कोई बुक या फिर कुछ बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग है? मतलब वो मैं केवल जनरली पूछ रहा हूँ, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आप नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो। वो केवल अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए वैसे पूछ रहा हूँ। तो बताइए, आपने कुछ अभी इसके बारे में पढ़ा? यस सर, मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गोबा पढ़ी है सर अभी। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने बीए का जो उनका पहला ईयर था, पहला वर्ष था, उसमें पढ़ा था, और कुछ लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात हमारे लिए होगी, चीजों को हम जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम चलते हैं अपने, मतलब एक बार मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को समझा दूं, उसके बाद आप लोगों की जो भी क्वेरी होंगी या आप लोगों से मुझे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछने हैं वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, लास्ट के 10 से 15 मिनट उसके लिए हम रखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, रिप्लाई करने के बाद में आप सभी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, वरना डिस्टर्ब होगा बीच में, मतलब आप लोगों की वॉइस ना थोड़ा सा एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं संप्रभुता की। संप्रभुता के बारे में भी हम अलग अलग दार्शनिकों को पढ़ेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संप्रभुता क्या है, एक राज्य की संप्रभुता कब खतरे में होती है, संप्रभुता को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्या संप्रभुता एक किसी के अधीन रहते हुए अर्जित की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है, एक वैश्वीकरण, हिंदी में बोल सकते हैं कि वैश्वीकरण का जो दौर है, उस वैश्वीकरण में संप्रभुता बढ़ी है या घटी है, या संप्रभुता का दायरा दूसरे देशों तक गया है, उन सब चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और उसी के साथ आपका जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो सीट्स पर रहेगा ही, सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो संप्रभुता हम देखने का प्रयास करेंगे, और उसके साथ में ये भी देखेंगे कि संप्रभुता अगर किसी राज्य के पास है तो वो अपने आंतरिक मामलों में कितना फ्री है, कितना स्वतंत्र है, और जो उसके बाह्य मामले हैं, जो भी, या जो भी बाह्य विवाद हैं, या फिर बाह्य जो भी उससे संबंधित चीजें हैं, उनमें वो कितना फ्री है। ठीक है, कितनी उसके पास स्वतंत्रता है, ये सब चीजें देखने का हम प्रयास करेंगे संप्रभुता में। उसके बाद हम देखेंगे नागरिकता और लिंग। ठीक है, नागरिकता और लिंग, दैट मीन्स जेंडर, जेंडर और सिटीजनशिप। ठीक है, तो नागरिकता हम देखो, एक बात ध्यान रखना, जो सिटीजनशिप या नागरिकता है वो टॉपिक 2 जगह आप देखोगे, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें आप संविधान में कुछ आर्टिकल पढ़ते होंगे, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आर्टिकल 5 से 11 तक शायद ये है। तो मैं ये केवल यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि उस नागरिकता की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। जो जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि किस तरह से नागरिकता अर्जित की जा सकती है, किस तरह से त्यागी जा सकती है, नागरिकता क्या है और उससे जुड़े कौन से आयाम हैं, उस बात पर चर्चा करने के लिए हम उसको राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ेंगे। ठीक है, हम ये बातें नहीं करेंगे यहाँ पे कि वो भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद में लिखी गई है, नहीं, हम केवल ये बात करेंगे कि नागरिकता क्या है।
ठीक है, क्या केवल एक राज्य की नागरिकता हो सकती है? ये कोई व्यक्ति अगर अपने समुदाय से, अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उसकी भी अपनी एक नागरिकता हो सकती है। नागरिकता के लिए कौन-कौन सी चीजें जरूरी है? जैसे अगर मैं अभी बताना चाहूँ तो नागरिकता अगर हम पढ़ेंगे, तो नागरिकता के लिए आप कह लीजिए एक व्यक्ति की कुछ जैसे अगर मैं राज्य के सापेक्ष में आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ये अभी मोटा-मोटा थोड़ा-सा है। तो एक व्यक्ति के अपने राज्य के लिए कुछ कर्तव्य हो और बदले में उस व्यक्ति को अपने राज्य से कुछ अधिकार प्राप्त हो, ठीक है? तो इन दोनों का जो मिला-जुला रूप है, ठीक है? कर्तव्य और अधिकार, ठीक है? अगर 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 आपको मैं जहां तक मेरा मानना है भारतीय संविधान में कहीं नागरिकता देखनी है, तो वो आपको ये इन आर्टिकल में नहीं मिलेगी, जो मेरा मानना है। और जब आप ये कंसेप्ट पढ़ लोगे, आप भी यही बोलोगे जो मैं बोल रहा हूँ। वो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दो चीजों के कॉम्बिनेशन से नागरिकता बन रही है, कर्तव्य और अधिकार। और कर्तव्य और अधिकार आपको कहाँ देखने को मिलेंगे भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 51 के और अनुच्छेद 12 से लेके कौन सा 32 तक, कौन सा मौलिक अधिकार, सॉरी 35 तक, ठीक है? तो वो कॉम्बिनेशन मिला के सिटीजनशिप बनेगा, ठीक है? तो नागरिकता का हम एक वो वाला पहलू देखने को, एक वो पहलू देखने का हम यहाँ प्रयास करेंगे कि किस तरह से नागरिकता एक राज्य की नीति को तुम कह सकते हो कि प्रभावित करती है, या फिर नागरिकता केवल राज्य से जुड़ी हो सकती है, या अपने धर्म से जुड़ी हो सकती है, या अपने समुदाय से जुड़ी हो सकती है। कई कई बार हम इस तरह की नागरिकता भी पढ़ेंगे जिसमें केवल नागरिकों के पास केवल कर्तव्य होते हैं, वह अधिकार नहीं होते, वो भी नागरिकता का रूप है, ठीक है? उसे इंग्लिश में अगर अभी मैं बताना चाहूँ तो टोटल सिटीजनशिप इस तरह से करके उसे बोलते हैं। अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो पूरा सब कुछ हिंदी में होगा। अभी आप थोड़ा-सा बस चीज़ों को समझ लीजिए एक बार मोटा-मोटा। जेंडर की हम ये बात करेंगे, ठीक है? जेंडर की बात करेंगे और हमारे इस सिलेबस में एक और ये नारीवादी विचारधारा ये भी मेंशन है। दोनों चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो अब अगर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बताएँ तो नेक्स्ट टॉपिक है, ये देख लीजिए यहाँ पे, लोकतंत्र, ठीक है? लोकतंत्र, मानव अधिकार और राज्य। ये राज्य वाला टॉपिक आपका बहुत ज्यादा वास्ट मतलब है एक्चुअल में, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब हम लोकतंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम ये समझेंगे कि एक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कौन-कौन सी चीजें जरूरी है। क्या केवल अगर कहीं पे केवल 18 वर्ष की आयु से अधिक लोगों को अगर वोट डालने का अधिकार है तो क्या केवल वो लोकतंत्र होगा, या केवल वो लोकतंत्र होगा जिसमें एक से अधिक पार्टी है? ठीक है, मतलब अगर कहीं केवल एक पार्टी है, ठीक है, वहां पे लोग वोट भी डाल रहे हैं, तो क्या हम उसे लोकतंत्र कह सकते हैं? ये अभी केवल क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए, बाद में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? और एक 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 लोकतंत्र में नागरिकों का भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम कौन-कौन से कदम उठा सकते हैं, ठीक है? कि जो इलेक्शन, जो चुनाव हो, उनकी फेयरनेस, उनका निष्पक्ष रूप से होना, किया जाना कितना जरूरी है? क्या वो लोकतंत्र से संबंधित है? क्या क्या लोकतंत्र की वो एक आवश्यक शर्त है? उन सब चीजों को हम लोकतंत्र में पढ़ेंगे। और साथ ही जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उनके साथ में हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र से कौन-कौन से दार्शनिक जुड़े हुए हैं, उनकी कौन-कौन सी थ्योरी है, उनकी कौन-कौन सी डेफिनेशन है, ठीक है? कौन-कौन सी शब्दावली उन्होंने लोकतंत्र के संदर्भ में गढ़ी है, वो सब चीजें हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? उसके बाद मानव अधिकार की हम बात करेंगे, ठीक है? मानव अधिकार की अपनी एक डिबेट है कि मानव अधिकार कहाँ से प्रारंभ होते हैं। जैसे कुछ दार्शनिक बोलते हैं कि वो कि जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, वहीं से उसके मानव अधिकार प्रारंभ हो जाते हैं। जो इस बात को बोलते हैं, वो जो राइट टू अबॉर्शन है उसे भी एक तरह से मनाही करते हैं कि राइट टू अबॉर्शन नहीं है, क्योंकि एक बच्चे का अधिकार अपनी माँ के पेट में ही स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ऑन द अदर हैंड कुछ दार्शनिक बोलते हैं कि एक बच्चा जब जन्म ले लेता है, उसके बाद उसके जो अधिकार हैं वो प्रारंभ होते हैं, ठीक है? उसके बाद ये हम पढ़ेंगे कि जो एक तरह से जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके अधिकार क्या थे, मतलब जो पहली पीढ़ी के अधिकार क्या थे, दूसरी पीढ़ी में कौन-कौन से अधिकार आए, ठीक है? तीसरी पीढ़ी में कौन-कौन से अधिकार आए, उसमें पढ़ेंगे जैसे राजनीतिक अधिकार कौन सी पीढ़ी में आया, वो सब चीजें देखने का हम प्रयास करें, इसमें करें मानव अधिकार। और हाँ, ठीक है, अगर हम राज्य की बात करें, अगर इसमें मैं कहीं गलत हो रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, जेएनयू में भी पढ़ रहा हूँ। मतलब इस तरह का मेरे पास अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं प्रोफेसर हूँ, कहीं पे पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो चीजें मैंने पढ़ी हैं अपने टाइम पर, जो अभी पढ़ रहा हूँ या जेएनयू में, वो चीजें मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ। मे बी आई कैन रॉन्ग, मैं कहीं कहीं गलत हो सकता हूँ। वो आप पे मतलब ये आप उस चीजों को जांचें परखें, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो बताइए। वो केवल ना आपका और मेरा फायदा नहीं होगा, बल्कि जितने स्टूडेंट इस मीटिंग में जुड़े या फिर आने वाले टाइम में हमारे साथ जुड़ेंगे, वो सब उन चीजों को एनालाइज करके ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो अगर कहीं आपको थोड़ी सी भी गलती लगे तो बिल्कुल बताइएगा, आपका वेलकम है आपके नए आइडियाज का। और अगर कोई करेक्शन आपकी तरफ से है, कोई सजेशन आपकी तरफ से है,
तो उन सबका वेलकम है। ठीक है, तो राज्य की हम बात करेंगे, राज्य की हम बात करेंगे। राज्य में हम ये समझने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट, कोई स्टूडेंट है शायद, मुझे उन्हें अलाउ करने दीजिए अगर शायद कोई है तो। ठीक है, तो ये एक नया स्टूडेंट किसी ने ज्वाइन किया है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं राज्य की। ठीक है, तो राज्य जब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जान लेंगे कि राज्य, एक राज्य किस एक क्षेत्र को हम राज्य कह सकते हैं। ठीक है, उसमें जनसंख्या का होना कितना आवश्यक है, उसमें एक सरकार का होना कितना आवश्यक है, उसमें एक भूभाग का होना कितना आवश्यक है, और उस सरकार के पास एक एक संप्रभुता हो, ये होना कितना आवश्यक है, और राज्य के कौन कौन से अवयव हैं, वो सब चीजें देखने का हम इसमें प्रयास करेंगे, जो राज्य है। ठीक है, और राज्य से संबंधित जो जो चीजें हैं वो सब इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हम राज्य में पढ़ेंगे। अच्छा, समकालीन मुद्दे में ये थोड़ा सा, मैं जहां तक मैं इसको समझ पा रहा हूं और जिस तरह से मैंने पढ़ा था, कि संप्रभुता, नागरिकता और राज्य, दूसरे जो तुम्हारे टॉपिक हैं, ठीक है, उनसे संबंधित अभी करंट में जो भी चीजें चल रही हैं, या फिर एक तरह से जो डिबेट है, वो आप लोगों को इसमें देखना होगा, और जब सर की तरफ से नोट्स प्रोवाइड होंगे हम अच्छे से इसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नारीवादी विचारधारा, ये हमारे पास है, फेमिनिज्म इसे इंग्लिश में बोलते हैं। जहां तक अभी तक मैंने एनालाइज किया तो 1 या 2 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं, जो नारीवादी विचारधारा है। ठीक है, तो अब इसमें हम समझेंगे कि जो इसका एक पहली वेव थी, जो इसका पहला चरण था नारीवाद का, वो क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। ठीक है, जो दूसरा चरण नारीवाद का आया वो बहुत ज्यादा रेडिकल हो गया, बहुत ज्यादा तीव्र हो गया। ठीक है, जिसके वजह से चीजों को फिर से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए एक तीसरी वेव आई, जिसमें जो इसका ज्यादा रेडिकल ये हो गया था, एक तरह से अगर अभी मैं इंग्लिश में याद कर पा रहा हूं, तो सिस्टरहुड का इसमें कंसेप्ट आया था, जिसमें वुमन को बहुत ज्यादा एक तरह से ना तुम कह सकते हो कि बहुत ज्यादा अपर लेवल पे रख दिया था। तो बाद में जो तीसरी वेव के दार्शनिक आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम इतना नहीं चाहते, हम बस इतना चाहते हैं कि जो, मतलब ये बात फर्स्ट जो वेव थी उसमें भी और थर्ड वेव थी उसमें भी ये चीजें बताई गई, कि हम केवल इतना चाहते हैं कि समाज में अगर कोई पुरुष है, ये बहुत ज्यादा, मतलब पेंटिंग पे ध्यान मत दीजिए, तो उसके समक्ष जो वुमेन है वो खड़ी हो सके, उसके पास जितने राइट है, उसके पास जितनी फ्रीडम है, उसके पास जितनी इक्वालिटी है, वो सब इस वुमेन को मिल सके, हम इतना ही चाहते हैं। ठीक है, वुमेन डोमिनेट करे, हम ये नहीं चाहते। ये तीसरी वेव में चीजें बताई गई। ठीक है, तो ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, ये हमारा राजनीतिक सिद्धांत वाला भी हो गया। ठीक है, तो अभी तक समझ में आ रहा है आप लोगों के? बताइए, अनम्यूट करके बताइए। हाँ सर। यस सर। अनम्यूट करके बोलिए, आप सभी लोग बोल सकते हो। यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं IR, इंटरनेशनल रिलेशन, या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मतलब संविधान और ये अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है, दोनों अगर सेगमेंट को तुम मिला दो, तो जहां तक मुझे पता है 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब 20 के आसपास क्वेश्चन। ठीक है, या फिर 18 से 20 कह सकते हो। 20 सर सिर्फ ये इससे आया था, हाँ, देख लीजिएगा, वेटेज देखिए, मतलब अगर मैं एवरेज बताना चाहूँ तो 20 से 25 बोल सकता हूँ ना। दोनों मिला के 25 आराम से क्वेश्चन। हाँ, दोनों मिला के 20 से 25 के बीच में एवरेज रहना है। मतलब अगर अगले साल को कुछ थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो 20 से 25 दोनों सेगमेंट से रहने वाला है। ठीक है, तो मतलब अभी जो 2022 का CUT PG का एग्जाम हुआ था, आपने एनालाइज किया होगा, तो वहां पे जो संविधान वाला पोर्शन था उसे बहुत ज्यादा क्रिटिकल बना दिया, मतलब बहुत ज्यादा घुमा के सवाल पूछ लिए थे। लेकिन इस बार वाला जो पोर्शन है वो बहुत हल्का था। तो वो डिपेंड भी करता है कि किस बार किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका लेवल क्या होगा। तो फिलहाल एवरेज के रूप में बोल सकता हूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा ना कि कहाँ कितना हिट करना है, कितना टारगेट करना है। और अभी हम जब चीजों को आगे डिस्कस करेंगे तो कोई सा भी सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देंगे कि इसकी भूमिका इतनी है, इतने क्वेश्चन इसमें लगभग पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे यथार्थवाद और उदारवाद। ठीक है, यथार्थवाद और उदारवाद। ठीक है, ये जब चीजें हम पढ़ेंगे तो मोटा मोटा एक खाका हम देख लेंगे कि क्या आवश्यकताएं थी जिनके परिणाम स्वरूप यथार्थवाद का उदय हुआ। वो कौन कौन से संस्थान थे जो इन विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। जैसे लीग ऑफ नेशन है, तो वो इनमें कौन सी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उसकी स्थापना क्यों की गई। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम एक कॉन्टेम्परेरी पर्सपेक्टिव देखने का प्रयास करेंगे, जैसे उस समय की समकालीन परिस्थितियां देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यथार्थवाद आने के बाद क्या आवश्यकता हुई कि उदारवाद का उदय हुआ, उदारवाद क्यों आया। ठीक है, और उसके बाद भी हम पढ़ेंगे नव यथार्थवाद, नव उदारवाद, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में हम देखने का प्रयास करेंगे। मॉर्गन था सर, इसी में था ना, रियलिज्म में।
हाँ, हेल्स हेल्स जे मॉर्गन था। हाँ, जहां तक अभी मैं समझ पा रहा हूँ उदारवाद में था हेल्स जे मॉर्गन। यथार्थवाद में तुम वुडरो विल्सन को एक जोड़ सकते हो ना, ठीक है। वो अभी देख लेंगे आगे ना, स्पेसिफिक टॉपिक स्पेसिफिक हम आगे जाके होंगे। अभी थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम समझेंगे शीत युद्ध की क्या राजनीति थी, ठीक है। शीत युद्ध में हम समझेंगे एक ग्रुप ऐसा था जो 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 रसिया के साथ खड़ा था। रसिया इन द सेंस कि जो रसिया की आइडियोलॉजी थी, जो रसिया की विचारधारा थी, उसे सपोर्ट करने वाला था, ठीक है। रसिया तो उस समय नहीं था, यूएसएसआर उस समय था। तो समझ जाइए आपकी उससे समय उससे संबंधित कौन कौन से देश थे, कौन सी आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ यूएसए खड़ा था और यूएसए से संबंधित कुछ देश थे, ठीक है। वो कौन सी विचारधारा का समर्थन कर रहे थे, उनके बीच में कौन कौन सी चीजें हुई, कौन कौन से युद्ध हुए, ठीक है। किसने इराक में अपना एक तरह से बोल सकते हैं ना इन्वेजन किया, किसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, या घुसपैठ की। इन सब चीजों को हम धीरे धीरे देखेंगे। मतलब कि शीत युद्ध जो चला था उस समय कौन कौन से इवेंट हुए, मेजर इवेंट हम देखने का इसमें प्रयास करेंगे। वरना अपने आप में शीत युद्ध बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हम इसमें मेन मेन जो इवेंट है वो देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके इसका बाद हम सर काफी मैच द हाँ फॉलोइंग देता है। इसका प्रीवियस ईयर देखें तो पूरा बीच का जितना इवेंट्स था ना, सबका मैच द फॉलोइंग ईयर के साथ। तो पूरा मतलब 45 साल के लगभग चला ना, तो सब हाँ का हाँ मतलब कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए पूरा इसमें मतलब ईयर के साथ देखना होगा हाँ, ईयर के क्वेश्चन के साथ पैटर्न। हाँ हाँ, वो जो मेजर इवेंट रहे और उसमें किस कंट्री का कितना रोल था, थोड़ा सा इस तरह से हमें देखना होगा। ज्यादातर इसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कि कौन सा इवेंट शीत युद्ध से या फिर किस से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछ जाते हैं। अभी जो हमारा 2023 का सीयूटी पीजी का एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन था, लेकिन वो एनटीए ने गलत आंसर उसका दिया और हमारे चैलेंज करने के बाद में भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये चीजें थोड़ी सी रहती हैं। अभी वो सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ जो संस्थान है, कुछ जो इंस्टीट्यूशन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम समझेंगे कि गुट निरपेक्ष क्या है, किन किन देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, शीत युद्ध में गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका रही, इसने कितना रोल प्ले किया, ठीक है। कौन कौन इससे संबंधित है, वो सब चीजें देखने का हम इसमें प्रयास करेंगे। उसके साथ ही हम देखने का प्रयास करेंगे सार्क को, ठीक है। सॉरी, कि सार्क में कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। सार्क में कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कहाँ हुई, इसके जो कार्य हैं वो क्या क्या है। अभी रिसेंट में अगर इनसे रिलेटेड कोई 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 इवेंट हुआ है तो उसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। मेनली आईआर का जो पोर्शन है उसमें आपको थोड़ा सा स्टैटिक कवर करने के साथ साथ में जो करंट अफेयर है ना, वो भी थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। जैसे सार्क और ये हम ये पढ़ेंगे, यूएनओ है, आसियान है, यूरोपियन ईयू यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो हम ये समझेंगे कि यूरोपियन यूनियन स्पेसिफिकली जब हम बात करेंगे कि इसमें मुद्रा किस तरह की चलती है, इसकी अपनी क्या मुद्रा का मतलब क्या पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। आसियान क्या है, कौन कौन से देश उसमें है, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे भारत की विदेश नीति क्या है, ठीक है। विशेष रूप से चीन के साथ और पाकिस्तान और अमेरिका से मेंशन है, ठीक है। तो जो चीन है, मतलब जब से भारत आजाद हो गया उसके बाद से स्टार्टिंग में मतलब प्रारंभ के चरणों में भारत की चीन के साथ क्या नीतियां रही, उसके बाद में भारत की जो नीतियां थी उनमें किस तरह से बदलाव आया, भारत की पाकिस्तान के साथ क्या नीतियां रही, भारत की सॉरी अमेरिका के साथ क्या नीतियां रही, ठीक है। तो अमेरिका की जब हम नीतियां पढ़ेंगे तो एक ना एक हमें एक फ्लक्चुअलिटी देखने को मिलेगी, मतलब एक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। एक दौर वो था जब हमने नाम को साइड में रख के जाके रसिया के साथ जाके अपना एक तरह से कोलिशन क्रिएट किया। एक दौर वो भी था। एक दौर वो भी था जब हमने नाम की जो पहल थी वो हमने ही स्टार्ट की थी, ठीक है। स्टूडेंट, लेट मी गो देयर। ओके, तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत की विदेश नीतियां क्या रही और चीन का साथ क्या रही, ठीक है। तो वो एक हम पूरा एक कॉन्टेम्परेरी पर्सपेक्टिव जो चीजें हैं वो देखने का प्रयास करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गया। अच्छा, मुझे लग रहा है कि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है और चीजें हमारी कम हो रही है, तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा तेज करता हूँ हल्का सा, क्योंकि बाद में मुझे आप लोगों की जो क्वेरी है वो भी लेनी है, ठीक है। तो समझ तो पा रहे हैं ना आप, मतलब ये जो सेगमेंट हो समझ पा रहे हो आई यार, मैं थोड़ा सा यस सर, यस। ठीक 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 है। बाकी लोग भी अनम्यूट करके बोल सकते हो, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन रेज हो तो आप बोल सकते हो। यस सर, समझ आ रहा है। अगर अगर क्लास में पार्टिसिपेशन होगा तो चीजें थोड़ी सी चीज ठीक रहती है, आप जुड़े रहते हो क्लास में, ठीक है। तो अभी हम स्टूडेंट, एक मिनट, अभी हम अगला सेगमेंट स्टार्ट करें उससे पहले अगर कोई स्टूडेंट है तो उन्हें अंदर आने दो। ओके ओके, ठीक है।
तो फिर एक हमारा जो सेगमेंट है वो है भारत सरकार और राजनीति। वन लाइन में अगर बताना चाहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप अपने सिलेबस की एक प्रॉपर्टी देखोगे तो इसकी खास बात यह है कि चीजें बहुत ज्यादा एक पैटर्न में मेंशन की गई है, एक हायरार्की में मेंशन की गई है। आप पहले देखो, आप सबसे पहले उद्देशिका पढ़ोगे, संविधान की प्रस्तावना क्या है, ठीक है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, हुआ है तो कितनी बार हुआ है, कौन कौन से शब्द हैं जो उद्देशिका में जोड़े गए हैं, ठीक है, ठीक है। और उद्देशिका कैसे बनी, ठीक है। और उद्देशिका में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका एक तरह से परिभाषा पूछी है, जैसे धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को जानना इसमें होगा। उसके बाद जो संविधान सभा का निर्माण है वो कैसे किया गया। बहुत ज्यादा हम यहाँ हिस्ट्री या फिर जो बिफोर इंडिपेंडेंस है वहां बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पर्सपेक्टिव वो डिटेल में हो जाता है। लेकिन मोटा मोटा हम ये जान लेंगे कि जो संविधान सभा थी कितने सदस्य थे, किसने क्या उस समय बात कही, या फिर कौन सा मिशन था जो भारत में आया, ठीक है, कौन कौन से उसके सदस्य थे, एक मोटा मोटा हम जान लेंगे, ठीक है, कि संविधान सभा का निर्माण किस तरह से हुआ। मैंने आपको फिर से बताया, हमें किसी भी टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें एकेडमिक के लिए नहीं पढ़ना, हमें केवल इतना पढ़ना है कि जो सीयूटी पीजी का एग्जाम है उसके पर्सपेक्टिव से जितनी चीजें हैं उन्हें हम कवर कर जाए, ठीक है। तो उसी हिसाब से संविधान सभा का निर्माण एक बार हम मोटा मोटा देख लेंगे। उसके बाद जो संवैधानिक प्रावधान अब तक हुए हैं या फिर जो भी संवैधानिक प्रावधान है उन सबको हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद संसद को हम देखने का इसमें देखेंगे आगे चल के कि संसद के कितने सदन हैं, ठीक है, कार्यकाल कितना है, जो सदस्य है उनकी योग्यताएं कितनी होनी चाहिए, सदस्य का कार्यकाल है, किस किस परिस्थिति में सदस्य को हटाया जा सकता है, या फिर जो स्पीकर है वो क्या है, स्पीकर को अगर अपना 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 पद त्यागना होगा, मतलब अगर खुद से अपना रिजाइनेशन देना होगा तो वो किसे देगा, वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे। मतलब ये कह सकते हो बहुत ज्यादा वास्ट है, मतलब संसद वाला जो टॉपिक है काफी वास्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर तुम इसमें जैसे देखोगे ना कि बजट वगैरह या फिर वो सब चीजें भी पढ़ोगे तो वो इसी में इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट को तुम समझोगे, ठीक है, लोगों का एक ऐसा खास ग्रुप जो कानून बना रहा है और जो एक तरह से बैठ के चीजों को चला रहा है, ठीक है, उस तरह से चीजों को तुम देखोगे। प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, प्रधानमंत्री किस तरह से एक अध्यक्ष के रूप में पूरे लोकसभा में, पूरी पार्टी में चीजों को संचालित करता है, किस तरह से मैनेज करता है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में तुम देखोगे। ये ग्राम अध्यक्ष एक्चुअल में, ये मैं देख रहा था इसको, ये एक्चुअल में प्रेसिडेंट है, हाँ हाँ राष्ट्रपति है। मैं अभी देखा, सर ने पीडीएफ भेजा तो मैं इसको देख रहा था, ये एक्चुअल में राष्ट्रपति है, ठीक है। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे, वरना मुझे थोड़ा आर्बिट्ररी लगा ये कि ग्राम अध्यक्ष क्या ही होगा, ठीक है। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किसके पास वास्तविक पावर है, ठीक है, कौन नाम मात्र का मुखिया है, ठीक है, कौन जो सदन है उन सदनों को आहूत करता है, किसके कहने पे सदन भंग किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देगा तो किसे देगा, ठीक है, अगर किसी संसद के किसी सदस्य की नियुक्ति करनी होगी तो कौन करेगा, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति करनी होगी तो उसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहने वाली है, हाई कोर्ट के अगर किसी जज की नियुक्ति करनी है तो उसमें राष्ट्रपति का रोल होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, ठीक है, नहीं होगा तो फिर कौन इस चीज को इंश्योर करेगा, वो सब चीजें हम इसमें, हाँ हाँ वो सब चीजें। और आगे कॉलेजियम भी एक मतलब इस तरह से चीजों को हम देखेंगे कि जो सीजीआई के संदर्भ में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी ना आज क्लास जो थोड़ा सा ना एक तरह से वन वे हो रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सिलेबस डिस्कस करना है। अगर बाद में हम जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन अच्छे से इंश्योर होगा, पूरा डेमोक्रेटिक बिहेव आप लोगों के साथ किया जाएगा, इस तरह से डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, तो इस तरह से वन वे चीजें चल रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो आर्टिकल है कौन कौन से इंपोर्टेंट है, ठीक है। मौलिक अधिकार से संबंधित कौन कौन से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के या न्यायपालिका के मुद्दे कौन कौन से मौलिक अधिकार से संबंधित है, नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे, कौन सी समिति कौन सी कमेटी की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, क्या मौलिक कर्तव्यों को ना मानने पे किसी तरह के दंड का प्रावधान है, ठीक है। वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं, तो वो देखेंगे कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, ठीक है। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आधार बना के न्यायालय जाया जा सकता है, क्या किसी राज्य पे ये बाउंडेशन है, ठीक है, ये दबाव है कि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे ही करे, ये सब चीजें हम देखेंगे। अब तक कितने संशोधन हुए हैं, देखो संशोधन जब हम पढ़ेंगे उसमें दो चीजों को हम देखेंगे। पहला हम ये देखेंगे कि संशोधन करने की विधियां कितनी है,
ठीक है, मेथड मैं लिख रहा हूँ या फिर विधियां लिख रहा हूँ। विधियां इन द सेंस कि एक तरह से तो कि जो एक तरह से बहुमत चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है, 50% चाहिए या फिर 2/3 चाहिए, ठीक है, या फिर 2/3 के साथ साथ जो राज्य की अनुमति है वो भी चाहिए। तो ये क्या होगा, एक कंसेप्चुअल पार्ट होगा संशोधन का। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक है, अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं और कौन कौन से संशोधन अभी उसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे अभी 2022 का एक हुआ था, उसमें भी संशोधन के रिगार्डिंग मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 26वां संविधान संशोधन जो है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस पर्स को लेकर वो सवाल पूछा गया था। तो संशोधन अपनी मतलब इनकी भूमिका है, ठीक है, सवाल इनसे बनते हैं। उसके बाद हम राज्यपाल देखेंगे, ठीक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां कितनी है, किन पहलुओं पे जो राज्यपाल है वो किसी भी बिल को या फिर किसी भी कानून को अपने पास संरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल की अपनी पावर क्या है किसी बिल को रोकने की, राष्ट्रपति की अपनी पावर क्या है किसी बिल को रोकने की, राज्यपाल की संविधान शक्तियां क्या है, ठीक है, वो राष्ट्रपति से कितना कम या अधिक है, वो सब चीजें देखेंगे। कौन से संविधान के अनुच्छेद में राज्यपाल के बारे में मेंशन किया गया है, किनकी नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका रहती है, वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर चीजों को देखा ना कि एक लोकसभा होगा, प्रधानमंत्री होगा, कैबिनेट होगा, वो सब चीजें हमें कहाँ देखनी है, स्टेट के लेवल पर भी देखनी है, इतना समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है, वो सब चीजें हमें स्टेट के लेवल पर भी देखनी है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि उस राज्य की शक्तियां कितनी है केंद्र के संबंध में, या फिर उस केंद्र की शक्तियां कितनी है, कौन वो संघवाद होगा, ठीक है, संघवाद में फेडरलिज्म, ठीक है, कि दोनों में शक्तियों का आपस में किस तरह से कोऑपरेशन है या कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, मतलब कितनी राज्य सूची में कितने विषय हैं, तुम्हें पता भी होगा 3 तरह की अनुसूचियां, बताइए जरा कितनी अनुसूची, मतलब कितनी सूची है, जैसे राज्य, मतलब बताइए जरा, आप बताइए, क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। 3 है सर, संसूची, राज्य तीन सूची, है सर, हाँ राज्य हाँ केंद्र हाँ हाँ हाँ, वही है, वही थोड़ा सा हम देखेंगे। तो संघवाद में एक तरह से पावर हम देखने का प्रयास करेंगे, या फिर पावर ना कहेगा आप क्षेत्र कह लीजिए, क्षेत्र देखने का प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार किन किन क्षेत्रों में जाके कार्य कर सकती है और जो केंद्र सरकार है वो किन किन क्षेत्रों में जाके कार्य कर सकती है, ठीक है। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे राजनीतिक दल, ठीक है, ये राजनीतिक दल में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि अभी जैसे अभी केंद्र सरकार में कितनी नेशनल पार्टियां हैं, राज्य सरकार में अगर हम एक राजनीतिक दल बना रहे हैं तो उसकी योग्यता क्या है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे अगर बना रहे हैं तो उसकी योग्यता क्या है, ठीक है, जैसे इसमें मेंशन भी है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, वो सब चीजें देखने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन हम देखेंगे। इलेक्शन थोड़ा सा वाइड होगा, मतलब इसमें इलेक्शन में हम क्या देखो, केवल इसमें इलेक्शन मेंशन है, तो इसका ये मतलब है कि जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होते हैं, जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और फिर जो ये ना स्थानीय सरकार वाले जो इलेक्शन होते हैं, इन सभी को हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर स्थानीय सरकार आप समझ सकते हो कि याद कीजिए 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73-74वां संविधान संशोधन, वो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जुडिशरी, जुडिशरी को भी हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सभी चीजों, इन सभी लेवल पर देखने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कौन से अनुच्छेद में वो मेंशन किया गया है, ठीक है, हाई कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, उन सब चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। ये लास्ट में एक दक्षिण पालन मेंशन है, लेकिन ये एक्चुअल में गवर्नेंस है, ठीक है, गवर्नेंस शासन, ठीक है, शासन ये इसका मतलब है, ठीक है। तो गवर्नेंस क्या है, एक अच्छा गवर्नेंस कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। अच्छा, एक कॉमन बात है कि गवर्नेंस के जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपको अगर बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है तो आप बेसिक नॉलेज से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से वो कर सकते हो। जैसे कि मीडिया का गवर्नेंस में क्या भूमिका है, मतलब जो एक ट्रांसपेरेंसी समझ रहे हो ना, कि एक चीजों को किस तरह से कर रहे हैं वो जनता को दिखाएं, उसकी क्या भूमिका हो सकती है, वो आप समझ सकते हो, ठीक है। एक तुलनात्मक सरकार और राजनीति, मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा जो सफर करना पड़ा था, सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वो ये वाला सेगमेंट है। अब आप लोगों का, मैंने अभी इसका तुलनात्मक सरकार और राजनीति का मटेरियल एक्चुअल में देखा नहीं। अभी यहाँ के जेएनयू में तो हमारे सिलेबस में भी इस बार है, तो ठीक है, चीजें ठीक हो गई, लेकिन उस समय जर्नी में इस सेगमेंट में काफी दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा। आप जेसी जोरी पढ़े थे या कोई और इस कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लिए? जेसी जोरी मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वास्ट वो लगा, तो फिर इंग्लिश में सोर्सेस कुछ मुझे अवेलेबल हुए, तो मैंने इंग्लिश में ही किया था उसका ही, मतलब हिंदी में ये मैंने नहीं पढ़ा था तुलनात्मक सरकार और राजनीति। अभी अब अगर सर का मटेरियल अच्छा लगता है, मैंने अभी देखा नहीं, अगर वो ठीक है तो जेसी जोहरी मैं कहूंगा कि अवॉइड कीजिए, ठीक है,
क्योंकि मतलब वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने का नहीं है। अब जिस लेवल पे क्वेश्चन जाके पूछ रहे हो ना, आप लोग 10-15 किताबें पढ़ोगे तो भी आप लोग इस बात के इंश्योर नहीं हो सकते कि आप बहुत ज्यादा जाके उसमें अच्छा स्कोर कर दोगे, क्योंकि एक बुक से काम के फैक्ट डाटा कलेक्ट करने में आपकी बहुत ज्यादा सही बात एनर्जी है, कुछ ज्यादा ही टाइम लगेगा। फैक्चुअल आ रहा है, मतलब हाँ, अजीब फैक्चुअल आ सा। रहा है। अभी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं तो उसमें मतलब शेफाली झा का बुक और ओपी गावा वाला पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। क्वेश्चन जब देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब प्लाटो का आइडियल स्टेट में कितना पॉपुलेशन मतलब वो कितना बताया होना हाँ, चाहिए। ये भी अब ये तरह चीज का। तो किसी बुक में है नहीं। अब हाँ, 5040 गूगल करके देखे, इस टाइप का क्वेश्चन है वो, जो बुक में है ही नहीं। ये अभी मतलब यूजीसी नेट का एक एग्जांपल है, उसमें ये पूछ लिया गया है कि जो इसका लेवियाथन है उसके चैप्टर के बारे में पूछ लिया गया है। बताइए वो कौन सी किताब में मेंशन है जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली? मतलब किताब में मेंशन तो है, लेकिन हॉब से इनमें तो लिखे थे ना लेवियाथन। हाँ, 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 तो वो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि बुक को अभी थोड़ा आप साइड थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मैं फिर एमसीक्यू पे ज्यादा सर ध्यान देना हाँ, हो, ये बार चीज बार मिला है। ये चीजें हैं, एमसीक्यू बस। सर सर आप एक हाँ, बार जो स्टडी मटेरियल है वो देख करके आप बता दीजिए, क्या हम लोग उस पर रिले कर सकते हैं। कौन से सेगमेंट की बात कर रहे हो आप? ऑल सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। कौन से सर? फिलहाल मैं ऑल के मतलब सभी के अच्छा, बारे में ऑल बात के कर ऑल के ऑल के फिलहाल ओके जो, ओके ओके हाँ, ओके। लेकिन तो फिलहाल जो हम्म, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं जो मटेरियल है सर ने मेरी ड्राइव में वो जो पूरा ऐड कर दिया है, लेकिन अभी वो क्लासेस वगैरह चल रही थी यहाँ, तो मुझे भी ज्यादा टाइम मिला नहीं था। लगातार क्लासेस यहाँ पे होती हैं, थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई इस तरह का इश्यू नहीं होगा। अभी ना, अभी आप लोगों का ना थोड़ा सर फैकल्टी। मेरी हाँ, हाँ, एक मिनट, आप एक मिनट बस, हाँ पूछ लीजिए आप, हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। सर मेरी एक ही क्वेरी कि जो एमसीक्यूज लगाने हैं सर वो कितने ईयर के समथिंग लगाने हैं, मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के और इनके करने हाँ, पड़ेंगे सर? ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो मे बी मेरे अकॉर्डिंग आप जो एमसीक्यू लगाइए वो अभी जो सीयूटी के वो तो सारे लगा लीजिए, वो 2 से 3 साल के आपके पास होंगे, वो तो सारे लगा लीजिए। ठीक है, यस और सर। जो सर थोड़े से, हाँ बताइए बताइए बताइए। नहीं सर, आप बताते फिर इसके बाद में बोल दूंगी। हाँ, ठीक है, तो एक जैसे एक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अभी यस सर। ठीक है, और डीयू, ठीक है, जेएनयू, ठीक है, जामिया के अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन जामिया के एमसीक्यू में एक बात जो मैंने फाइंड आउट की कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा है एमसीक्यू का। इस बार का जो भी पेपर हुआ था आप उठा के देख लीजिएगा, पिछले 5 साल के कोई एमसीक्यू आप एनालाइज कर सकते, अगर आपने किए थे तो 70% पेपर, 70% पेपर आप वैसे ही सॉल्व कर जाते, 70 to 80। तो रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। और बीएचयू के एमसीक्यू जो पहले हैं, मुझे लगता नहीं उनका लेवल बहुत अच्छा है, मतलब मैंने देखा, एनालाइज किया, तभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू, हो सके तो जामिया के देख लीजिएगा, और सीयूटी के अभी जो हुए हैं वो देख लीजिएगा। और मे भी सर आपको यूजीसी नेट के एमसीक्यू भी शायद प्रोवाइड कराएं, मेरी बात उनसे हुई थी तो मिला शायद हुआ है, वो, यूजीसी नेट का मिला हुआ है, हाँ, तो वो ड्राइव में बहुत है। ज्यादा आपको हेल्प करेगा, जो यूजीसी नेट वाला है। ठीक है, तो ओके सर। एमसीक्यू का ना आप देखिए कि ये तो आपके साथ एडवांटेज ही हो सकता है, आप इसकी लिमिट नहीं लगा सकते कि इतने एमसीक्यू मुझे सॉल्व करने हैं। बस सर एक ज्वाला जैसे जी, अगर एक मैं, मिनट मैं भी ऐड दीपांकर कर सर एक दूं। चीज करे ना कि मतलब हाँ जैसे सर, एक आगे सर टॉपिक। अब कुछ बताना चाह रहे हैं सर, ठीक। बताइए सर। हाँ, जैसे इशिका जी, ये सवाल शायद आपने व्हाट्सएप पे भी और कॉल करके भी पूछा था। देखिए, इसमें ना कोई यस लिमिटेशन नहीं सर। होनी चाहिए कि मुझे कितने साल की लगाने चाहिए, कितने यूनिवर्सिटी की। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ना आपको जहां से भी जो भी एमसीक्यू मिल जाए वो सब लगाने चाहिए। यस सर। तो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे इस लेवल का। अब जैसे मैं आपको ना बीएचयू का एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप एक बीएचयू का पेपर उठाइएगा ना, तो उसमें ना आपको कम से कम 10 बुक्स एंड ऑथर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें यस सर। कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम 10 बुक्स एंड ऑथर्स तो मिल ही जाते हैं। और वो बुक्स एंड ऑथर्स हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, लेकिन यस सर। सीईटी एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। और और अभी आपके पास बहुत समय है। आपको अगर बीएचयू के क्वेश्चन भी अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रही हैं, तब तो फिर कहीं ना यस कहीं सर। दिक्कत है। जैसे कि अभी ज्वाला जी ने बोला कि बीएचयू के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, तो ये चीज तो होना ही चाहिए कि बीएचयू का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो बीएचयू के सॉल्व ओके। करने से ना आपको वो लेवल पता चल जाता है कि हाँ, बिगिनिंग लेवल पे हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जेएनयू का सबसे ऊपर लेवल है। आपको जो है बीएचयू है, उसके बाद एचसीयू, उसके बाद आपका जामिया हो जाता है। ठीक है, उसके यस बाद सर। आपका एचसीयू डीयू, ये एक लेवल का है। लास्ट में ओके फिर सर। आपका जो है जेएनयू हो जाता है।
और इनफैक्ट सीयूटी का भी पेपर जेएनयू के लेवल का नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये अब मेरे हिसाब से जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन बैंक के रूप में भी काम करता है, तो ये क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए कि सर ये क्वेश्चन कितना ईयर का लगाना है। नहीं तो आप ये बताइए कि हम लोग 2010 से या 11 से सभी यूनिवर्सिटीज के जो भी अवेलेबल है सारे हम लोगों ने कलेक्ट करके प्रोवाइड किया है। उसके साथ साथ यूजीसी नेट के पेपर्स हम लोग शायद इंग्लिश वाले बच्चों को तो 2004 से दे रहे हैं, हिंदी वालों को भी हम लोग 2004 से देंगे। यस तो सर। ये इसीलिए दिया जा रहा है कि आप पे भी प्रेशर हो कि मुझे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके सर। सॉल्व नहीं कीजिएगा, काम नहीं चलने वाला है। नहीं तो फिर ये बताइए ना कि हम लोगों को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है कि सीयूटी का भी दे रहे हैं, एचसीयू का भी दे रहे हैं, बीएचयू का भी दे रहे हैं, है ना। तो यस सर। मोहित जी, आपका कुछ क्वेश्चन था? बोल रहे थे कि मतलब जैसे एक टॉपिक जैसे पढ़ाई होता है, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी होगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी मान लीजिए हो गया, तो हाँ। एक जगह उस टॉपिक का ही क्वेश्चन मिल जाता ना, एमसीक्यू 100 150 इस टाइप का, बस उसी मतलब टॉपिक से, तो थोड़ा अभी आसान। ये थोड़ा सा अब हम लोगों को भी समय दीजिए, क्योंकि हाँ सारा मतलब ठीक। क्वेश्चन एमसीक्यू 100 150 समझ रहे हैं, टॉपिक वाइज हमारे लिए कितना ये चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि सर अभी हम प्लाटो पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो हम लगभग 100 के आसपास एमसीक्यू अलग अलग जगह से खोज के पूरा कर चुके हैं, हाँ, मतलब तो एमसीक्यू। हाँ वो बहुत अच्छी चीज है। कम से कम आप खुद से मेहनत करें तो आपको जो है और अच्छे से सारा कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोग अपने एंड से कोशिश करें। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जितने आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जितने स्टेटमेंट टाइप होते हैं, असर्शन रीजन, उन सबको ना एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि प्लेटो को लेकर सारा क्वेश्चन, तो उसमें हम लोगों को भी थोड़ा सा समय चाहिए, तभी वो कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो बोला है वो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। पॉसिबल ओके इसलिए नहीं हो पा रहा है ना क्योंकि टॉपिक वाइज बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, तो देखते हैं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। सर। यस सर। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था कि अगर थीम वाइज मिल जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, तो वो टॉपिक मतलब पढ़ते तो उसी के रिलेटेड मिल जाते तो। मतलब आपको महासागर में भी अब एक लेक चाहिए? नहीं सर। हाँ। नहीं। सर हाँ। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हम्म। अगर आप देख रहे हो ना थीम वाइज, तो उसमें क्या होता है, आप अगर टॉपिक को पढ़ते हो ना और फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो आप अभी आपने करंटली पढ़ा और अभी एमसीक्यू उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व कर दिए, तो आप अपने आप को अच्छा जज नहीं कर पाते क्योंकि आप अभी पढ़ के निकले हो। लेकिन अगर आपको एक डाइवर्सिटी मिल रही है कि समानता स्वतंत्रता सबके एक जगह है, तो आप अच्छे से खुद को इवेल्युएट कर पाते हो, तो वो आपका एक एडवांटेज हो सकता है। और टॉपिक वाइज जो है ना, कंप्लीट टॉपिक का हम लोग ना क्वेश्चन बैंक ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे ज्वाला जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि एंट्रेंस एग्जाम में फाइनली आपको वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक स्विच कैसे करते हैं। हम्म। ठीक है। रिटेन कैसे कर पाते हैं, टॉपिक वाइज सॉल्व करना, तो वो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। लेकिन जो स्विच करने वाली बात होती है ना, फिर वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। बाकी ठीक है, चलिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे प्लेटो को लेकर है, तो प्लेटो के क्वेश्चंस हम लोग कलेक्ट करके, अब 150-200 तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, मान लीजिए 20-25 ही कर लिए अलग अलग लेवल के, तो शायद वो भी हेल्पफुल हो जाए। उस पर हम लोग एक बार एट द एंड ऑफ द डे, अभी हमारे पास तो करीब करीब 3-4 महीने हैं ना, तो उसमें कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, और फिर वो भी शेयर कर देंगे। ठीक है सर। हम्म। और कोई क्वेश्चन? सर मेरा डब्ल्यूपीटी से एक क्वेश्चन था अभी तो कि सर क्या क्या? सर मेरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से एक क्वेश्चन था कि सर उसमें बुक्स को कौन सी रेफर करें सर, अभी तक मैंने वो पोर्शन पढ़ा नहीं है सर कुछ भी, तो सर एक डब्ल्यू डाउट है वो। के लिए भी जैसे देखिए आप, मेरे हिसाब से तो हिंदी मीडियम में ना ओपी गवावा बेस्ट ही है। सर हम शेफाली झा का भी पढ़ रहे हैं सर। शेफाली जा थोड़ा सा ना एडवांस लेवल हो जाता है। यस सर। आप सर शेफाली जैसे जा पढ़ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन लेकिन सर फैक्चुअल क्वेश्चन सबसे कोई लेना देना ही नहीं है, ना ओपी गाबा का ना शेफाली झा का, हाँ, ये जो तो क्वेश्चन पूरा अलग है, एकदम अलग। हाँ, तो मोहित जी, जो स्टडी मटेरियल हमने दिया है, हाँ सर। उस चीज को हम लोग कवर अप कर पा रहेंगे नहीं।
हाँ सर, स्टडी मटेरियल भी देखते हैं, लेकिन सर कोई कोई क्वेश्चन एकदम अजीब है। जैसे हम एग्जांपल दिए, प्लाटो बताए थे कि एक मतलब आइडियल स्टेट का कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, तो ये चीज़ अभी तक किसी में नहीं दिखा। और फिर गूगल करना पड़ा तो 5040 उसका आंसर आया। तो ये चीज़ मतलब देखिए ये समस्या तो रहेगी ही रहेगी। हाँ, यही सब थोड़ा ज्यादा फैक्ट पूरा मतलब फोकस हो गया ना हाँ, सीवीटी का, यही दिक्कत हो गया। ये समस्या 100% रहेगी। और देखिए, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डिफिकल्ट हो जाते हैं ना, वो डिफिकल्टी लेवल भी हर एक स्टूडेंट के लिए हो जाता है। ठीक है, कि अगर आपको कोई चीज शेफाली जहाँ में नहीं मिला, वो भी गुआवा में नहीं मिला, ठीक है, तो आप ये मान के चले कि 99% ऑफ द स्टूडेंट उस चीज को पढ़े ही नहीं है। हाँ, ये तो बात है सर। ठीक है, तो ठीक है, चलिए, और कोई क्वेश्चन आज के लेकर? सर ठीक है, तो आज क्लास यहीं एंड करें? सर बस ये थोड़ा सा रह गया सर, इसको मतलब फिनिश ही कर दो सर। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक सेगमेंट है तुलनात्मक सरकार और राजनीति, जिसमें 3 से 4 टॉपिक हमारे पास है। तो जैसे इसमें राजनीतिक संस्कृति है, तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे। पहले थोड़ा सा ये समझें कि संस्कृति क्या है और राजनीतिक संस्कृति क्या है। ठीक है, मतलब अगर हम थोड़ा ये जान लेंगे तो चीजों को समझना आसान होगा। ठीक है, कि लोगों का दृष्टिकोण राजनीति के प्रति क्या है। ठीक है, फिर हम राजनीतिक दल इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे। राजनीतिक दल में अलग अलग दार्शनिकों को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जियोवानी सार्तोरी और फिर ड्वार्जर, आलमंड, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, राजनीतिक दल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अलग अलग तरह की निर्वाचन प्रणाली हम पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस देश ने कौन सी तरह की शासन प्रणाली अपनाई है। जैसे भारत में अलग अलग लेवल पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें कौन से लेवल पे कौन सी तरह की निर्वाचन प्रणाली है। ठीक है, फ्रांस में कौन सी तरह की, जर्मनी में कौन सी तरह की, ये सब जानने का हम थोड़ा सा इसमें प्रयास करेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा दृष्टिकोण, अप्रोचेस इसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो जानेंगे। ठीक है, और ये जो अप्रोचेस है, इसमें ना हम थोड़ा सा 2 तरह के दृष्टिकोण देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, पारंपरिक दृष्टिकोण को फर्दर डिवाइड करके हम देखेंगे कि दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, कानूनी दृष्टिकोण क्या है, संस्थागत दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, उसी तरह से फिर आधुनिक दृष्टिकोण में थोड़ा सा इसी तरह से हम देखेंगे। तो ये इसमें होगा, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और ये पब्लिक पॉलिसी वाला थोड़ा शासन के प्रकार है। ये तो एक मतलब आप सर आपको थोड़ा सा इसके लिए कुछ पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। उसमें हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम मेनली देखेंगे कि भारत में सार्वजनिक नीतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, उनके मॉडल कौन कौन से हैं, किस किस तरह से, वो थोड़ा सा गवर्नेंस वाला पोर्शन भी इसमें ऐड करके हम देख लेंगे। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को ये जो भी डिस्कस आपके साथ किया? यस सर, यस सर। दीपांकर सर, बस कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए, जिससे मतलब ये चीज हो जाए बढ़िया से। जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स, सच बताऊं तो मुझे कोई ठीक बुक इस तरह से अभी लगी नहीं। मतलब रिव्यू मैंने बहुत सारी बुक का देखा और मैंने एनालाइज भी किया, लेकिन मतलब इस एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ मैं। मतलब वैसे तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बुक है, पर इस एग्जाम के लिए तो अभी तक अगर सर आपको सजेस्ट कर सके तो वो ठीक है, पर मैंने तो अभी इस तरह का कुछ फाइंड आउट नहीं ठीक किया। है, उसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं और भी लोगों से जो है ना, एक बार। क्योंकि देखिए, पता है क्या समस्या क्या हो जाती है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखिएगा ना, तो उसमें किसी एक बुक को रेफर नहीं किया गया है। और एंट्रेंस एग्जाम में भी ना एक ऐसा बुक ढूंढ निकालना जहां पे आपको सारी चीजें मिल जाए, वो थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो ठीक है, फिर भी ऐसी बुक ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें ना आपको सारा चीज मिल जाए, मैक्सिमम मिल जाए। सारा तो मिलना मुश्किल है क्या? हाँ, एक दो बुक, मतलब दो भी हो तो चलेगा, मतलब ऐसा कि पूरा हो जाए एकदम ठीक thoroughly है, अंदर तक। ठीक है, ठीक है। ठीक है। सर उसके अलावा जो आपके सर जो एग्जाम ट्रेजरी से नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे सर, उससे हो जाएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डब्ल्यूपीटी का? देखिए, हमारी कोशिश तो वही रहती है। यस सर। हाँ, ओके सर। ये सर है, और ये हो सकता है कि मान लीजिए जो नोट्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया उसमें आपको लगता है कि हाँ सर ये टॉपिक मिसिंग है, तो वो आप लोग हम लोगों को बताइए, फिर वो टॉपिक को हम लोग कवर अप करके और ऐड करेंगे। यस सर। ये चीज ठीक रहेगा? ओके सर। ये ठीक है सर। ठीक है, और बताइए। ओके सर। सर यही डाउट था। और कोई क्वेश्चन? सर ये जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है उनके लिए सर नोट्स रहेंगे सर, या फिर सिर्फ हम बुक से कर लें? मतलब सारा नोट्स सारा नोट्स रहेगा।
मोहित जी, नहीं सर, नोट्स से हो जाएगा या फिर बुक्स भी सर कोई सी और रेफर करें हम? मेरे हिसाब से ओपी गुआवा पढ़िए। अगर मान लीजिए आपको बुक्स पढ़ना ही है तो जैसे ओपी गुआवा या फिर शेफाली झा, प्लेटो तो मार्क्स है, वो आप पढ़ सकते हैं। यस ठीक सर। है, ऐसे नोट्स में हम लोगों की कोशिश होती है सारा कुछ कवर अप करने का। यस ठीक सर। है, सर तो पर मुझे देखिए एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं ना, तो सिर्फ यस सर। नोट से नहीं हो जाता। इसीलिए मैंने आपको बोला, और मोहित जी ने वो करेक्टली बोला कि सर ये क्वेश्चन मुझे कहीं नहीं मिला। तो प्रीवियस पेपर का ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो चीजें आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही, आप देख रहे हैं कि हाँ कुछ नया मिला है, तो वहां पे भी मुझे अपने नोट्स में उस चीज को इंक्लूड कर लेना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ प्रीवियस पेपर का सिर्फ काम ये नहीं होता है कि हाँ देख लिए सॉल्व कर लिए, भाई उससे भी हमें नोट्स बनानी होती है। जरूरी नहीं है कि हर एक प्रीवियस 2023 के प्रीवियस पेपर को जरूरी नहीं है कि आप 100% सॉल्व कर लीजिएगा। यस सर। ठीक है, लेकिन ठीक। जो चीज जहां पे भी मान लीजिए मैंने आपको बोला कि बुक्स एंड ऑथर्स में 2 बुक का नाम पता है, 3 बुक का नाम पता है, 4 पूछा गया, तो चौथा का मुझे नोट्स बना लेने हैं कि वो बुक क्या है, किस संदर्भ में है, कब वो बुक पब्लिश हुई है, सब कुछ उससे भी नोट्स बना लेने हैं। तो वो जब आप काम करते हैं, फिर फाइनली जब हम टेस्ट सीरीज देंगे तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो उसके फिर नोट्स बना लेने हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा 100% कंप्लीट सिलेबस होगा। यस आप सर। ये सोचिए कि अराउंड 13,000 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप सारे पेपर्स को ऐड कर लीजिए, यूजीसी नेट पेपर्स एंड एवरीथिंग। तो ये 13,000 क्वेश्चंस भी आपके लिए एक नोट्स ही मान के चलिए, आप इसको एक सेपरेट एंटिटी मत देखिए। ठीक है।